بسم الله الرحمن الرحيم. हिंदुस्तान के मशहूर रियासतों में से एक मुतअद्दिद तहजीबों से घिरा हुआ रियासत मगरिबी बंगाल भी है। कभी कभी इस रियासत बंगाल के मुतअद्दिद अनोखे तहजीबों को जानकर और उनसे तजुर्बाकार होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान को मल्टी कल्चर्ड नाम देने में मगरिबी बंगाल का ही एक बहुत बड़ा हाथ था। खेती बाड़ी के तहजीब और तरीके के बारे में किसान से अच्छा भला कौन जानता है। ये जो निशानी आप देख रहे हैं ना, ये रखने के पीछे एक बहुत ही बड़ा अकीदा छुपा हुआ है। वो ये है कि इंसानी शक्ल में मिट्टी के तवे या कुछ भी जो इंसानी शक्ल में हो, खेतों में रखने से परिंदा नहीं आते और तो और खेत भी खराब नहीं होता। अगर कोई भी एक सिंगल आदमी मगरिबी बंगाल का इस अनोखेपन का सबब पूछे, असबाब पूछे, तो असबाब बताते बताते वक्त बीत जाएंगे, मगर शायद के असबाब खत्म हो सकते हैं। क्योंकि मगरिबी बंगाल के लोगों के जीने का तरीका मुख्तलिफ, और तो और मगरिबी बंगाल का सबसे खास और मखसूस बंगाली मिठाई, बंगाली रसगुल्ला। किसानों के बहुत अच्छी आदतों में से है कि दिसंबर जनवरी में अनाज काटने के बाद ही वो लोग अपने अपने मनपसंद फसलें उगाने लगते हैं। अब हम मिलेंगे एक ऐसे किसान से धान काटा হয়ে গেছে सरसों के खेत में ধান কাটার পরে এগুলো আপনি কি করছেন? ধান কাটার পরে আমি ধরেন এখন সরষে ফেলেছি, সরষের পরে ছিঁচ দিব, ছিঁচ দেওয়ার পরে ধরেন এখন গাছটা বড় হবে। আজকে গামলাতে কি করলেন? এই সারটা দিলাম, সরষেতে সার তো দিলাম। সার দিলে কিভাবে আপনি জানেন যে ভালো ফসল হয় না এমনি দিচ্ছেন? না, ফসল দিলে তো এমনি গাছটা বড় হবে, ফসলটা ফলবে, এই আর কি। আচ্ছা, এই সরষে লাগিয়ে আপনাদের কত লাভ হয়, কিরকম পড়তা হয় না হয় না? পড়তে হয়, কারণ গত বছর সরষে লাগাচ্ছিলাম, গত বছর সরষে লাগিয়ে তো মনে করেন যে ওই আবহাওয়া খারাপের জন্য সরষে হয়নি। আর এবছর এখন চাষ করছি, এখন এই চাষে এখন যদি এবছর লাগাচ্ছি তো ইনশাল্লাহ ভালো ফসল দেখতে ভালো লাগছে। এখন যদি ভালো হয় এটা আল্লাহর দান। আর সরকারের উপরে আপনার কি কর্তব্য, যে ফসলের দাম বাড়ানো উচিত না কমানো উচিত? ফসলের দাম হিসাবে, সারের দাম হিসাবে আমাদের কোনো লাভের হিসেবে থাকে না। এবারে আমরা দেখছি যে ফসল ধান, এখন ধানের বাজার এখন যেরকম চলছে, ওই ধান বীজে আমরা ফসল ফেলেছি, এই ফসল হিসাবে আমাদের এখন কোনো লাভ থাকছে না। ধানটার দাম একটু বেশি থাকতে গেলে এবারে ধরেন আমাদের কিছু লাভটা পাওয়া যায়। এই লাভ হিসাবে এখন দেখছি এখন চাষ করতে হবে আমাদেরকে, চাষ ধুয়ে ফেলে রাখা তো যাবে না, চাষ আমাদের করতে হবে। এই জন্য এখন সরষে ফেলেছি, সরষে এখন গত বছর তো সরষে হয়নি, এবছর সরষে ইনশাল্লাহ চোটটা ভালোই লাগছে ফসলটা।
তবে ইনশাল্লাহ ভালো হওয়ারই উচিত। তো ঠিক আছে, তাহলে আপনি মানে মেহনত করছেন আর আপনি আশা করেন যে মানে আপনার মেহনত করার ফল আপনি করছেন, হ্যাঁ। আর আল্লাহর ফল যে আল্লাহ যা দিবে আল্লাহ যা দিবে এখন আল্লাহর ভরসায় তো ফেলা হয়েছে। ঠিক আছে। उनका कहना है कि दिसंबर जनवरी में अनाज काटने के बाद ही हर एक किसान अपने अपने खेतों में हल जोत देते हैं और हल जोतने के बाद अपने अपने मनपसंद फसल उगाने की कोशिश करते हैं। और बीचे छिड़क देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे इनको, ये अपने सरसों के खेत में यूरिया स्प्रिंकल कर रहे थे। उनका एक ये भी जवाब था कि वो लोग एक साल में 2-3 फसल उगाते हैं, लेकिन वो लोग जो खाद खरीदते हैं अपने अपने खेतों में डालने के लिए, उस खाद का पैसा फसल के पैसे से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उनको अक्सर सालों में अक्सर महीनों नुकसान उठाना पड़ता है। वजह बताते हुए बताते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो अनाज है, हमारे फसल है, ये सब का कीमत दाम थोड़ा और भी ज्यादा करे और हमारे डिमांड के हिसाब से दाम मिलने चाहिए। नहीं तो हम जैसे गरीबों को हमेशा गरीबी झेलनी पड़ेगी। ये भी बात उनकी तरफ से सुनने में आई है। আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম এটা বানিয়ে কি হয়, খড়গুলো মানে সুস্থতে থাকে না কি হয়? এদিকে দেখেন। হ্যাঁ ধরা হয়, হ্যাঁ মাঠে শস্য কাটলাম, হ্যাঁ খাওয়া বানাতে মাঠে নিয়ে গেলাম, হ্যাঁ এটাই হয়। কেটে খাওয়া হয়। আর এরকম ভাবে পালা দিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি? দুশো সারা বছর গেছে, ও সারা বছর ঘষে গেছে। আচ্ছা, মানে মহিষ জানোয়ার যেগুলো আছে, গরু মোষ, এগুলো মানে এগুলোর খাবারের জন্য ভাবতে হয় না। চিন্তা নাই। अनाज के फ्यूल और अनाज के जो बचा कुचा खौर है, जिसको हम हमारी जुबान में खौर बोलते हैं, इस खौर को कलेक्शन करने में और इस तरह उसको सजाने वाले इस चचा का कहना है कि हम इस खौर को इसीलिए जमा करते हैं ताकि हमारे जो जानवर हैं और हमारे जो बैल भैंसे हैं, ये सब कभी भी भूखा ना रहे। और आप लोग देख सकते हैं इनके बैल भैंस यही सब चारा खाते रहते हैं और इनको दूसरी जुबान में बंगाली चारा भी कहा जाता है, क्योंकि यही चारा से बंगाल के जो जानवर हैं, सब जानवर बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं। और हमारे इस चाचा का ये भी कहना है कि पूरे साल भर हमको जानवरों के खाना पीने का कोई भी टेंशन, कोई भी नुकसान हमारे सर पे लेना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत आराम मिलता है और इस आराम के वजह से ही हम दूसरे काम करने में सहूलियत ढूंढ पाते हैं। नहीं तो हम इसी में हमेशा लगा रहेंगे तो हम हरगिज दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। और ये काम इसको सजाने से अगर हुआ तो हम दूसरे काम कर पाएंगे और दूसरे कामों से दूसरे पैसा कमा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे फैमिली भी अच्छे से चल सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये असल में बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, लेकिन असल में फेंकना नहीं चाहिए। इसका एक पीस का कीमत भी 2.5 रुपया होता है कई जमाने में, क्योंकि इधर के जो जानवर हैं, जानवर बहुत ही इसके भूखे हैं और ये मिले तो वो तंदुरुस्ती के काबिल बनते हैं। बम्बू वेस यानी टोकरी कैसे बनाते हैं? दूर दराज से बम्बू के झाड़ियों से बम्बू मेहनत से काट लाने के बाद इसे अच्छी तरह चीरते हैं, फिर छीलते हैं और फिर शेपिंग करते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है टोकरी। বলছে কি এই ছিটকিগুলো কোথা থেকে আনেন? পাঁচটা ঝাড় থেকে। ও আচ্ছা, এই ছিটকিতে যে আপনারা ঝাঁঝরিগুলো বানাচ্ছেন, সেই ঝাঁঝরিগুলো কি কাজে আসে? মাটি বহা, তরকারি পাতি ধোয়া ধাই। পরে এই যে মানে ঝাড় থেকে আনেন তো কিরকম পয়সা লাগে? লাভ হয় না লোকসান হয়, কি হয়? লাভ করে কিনতে হয়, কিনে কাছে গুঁড়া, যেমন সবজি কিনে, হাট বাজারে তাহলে আপনারা এই যে কাজটা করছেন, কাজ করতে ভালো লাগে, মানে সমাজেরও একটা ভালো হচ্ছে।
আর আপনাদেরও ভালো হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, কাজ করতে ভালো লাগে? ভালো লাগে। हमारे इस चचा का कहना है कि ये जो वो लोग बाम्बू वेसेस बनाते हैं, बाम्बू की टोकरियां बनाते हैं, इस टोकरियां समाज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, स्पेशली हमारे पश्चिम यानी कि मगरबी बंगाल में। क्यों ऐसा है वो अच्छा ये भी बताते हैं कि हमारे मगरबी बंगाल के लोग हमेशा नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और बम्बू से टोकरियां बनाना भी एक नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करके बनाने के बराबर है। इसीलिए इधर के जो महिलाएं हैं और इधर के जो बहू बेटियां हैं ये सब हमेशा नेचुरल चीज़ यानी कि बम्बू की लकड़ियों से बनाई गई टोकरियों को ही इस्तेमाल करना पसंद करती है, जिसकी वजह से हमको भी बहुत फ़ायदा होता है और साथ ही साथ हमारे समाज को भी फ़ायदा होता है। और उनका जवाब ये भी था कि हमको इस काम से बहुत ही खुशी मिलती है और ये काम हर कोई को नहीं आता, जैसे हमको आता है आपको नहीं आता, इसीलिए इसमें हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक तरफा काम है, हम जो डिमांड करेंगे वही मिलेगा। ये चचा बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ काम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही नया कला है, बंगाल में उभरते हुए कला है। बम्बू बेस की तरह बीड़ी भी एक बहुत ही बड़ा रोजी रोटी का जरिया है। इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं है कि बंगाल बहुत गरीब रियासतों में से एक रियासत है, तो इस रियासत के गरीब परिवारों को कौन पालेगा? जवाब में सरकार नहीं आता है बल्कि बीड़ी आती है, क्योंकि बीड़ी बंगाल के बहुत सारे परिवारों को पलने में मदद करती है। मगर इसकी परेशानी ये है कि जितनी इसको बनाने में मुश्किल होता है उतनी बराबरी में उनको तनख्वाह नहीं मिलती। हर कोई जानता है बंगाली रसगुल्ला बहुत ही मशहूर है इस हिंदुस्तान में, जिसके बनाने के तौर तरीके बहुत ही तहजीब है। पहले दूध से मक्खन को अलग करने के बाद मैदा से मक्खन को गूंदना पड़ता है, फिर हाथों से गोल गोल बना के गरम तेल में तलना है। 8 से 10 मिनटों तक तलने के बाद इसे शक्कर के रस में डुबो देना है और ये रहा आपका रसगुल्ला। सलाम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका दिल के अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में असम स्टेट के कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए वीडियो की ओर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले असम की जो मशहूर चाय पत्ती है, चाय पत्ती से। ये चाय पत्ती असम के अक्सर जगहों में पाया जाता है, इसी की वजह से मशहूर है और ऐसे तोड़ते हैं इसको। और असम के लोग धान की खेती अपनी अपनी हाजत के मुताबिक खुद करते हैं और खुद ही काटते हैं। असम के हर घर में अपनी अपनी खुद की तालाब होती हैं और ये हमारा कल्चर है, हम ऐसे मछली पकड़ते हैं। वीडियो करता स्क्रीनशॉट मारो। चल हो गया। सिर्फ मछली दिख रही है। असम में सबसे बड़े 2 मजहबी और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक का नाम नामघर और दूसरे का नाम हाथरस। बीते 400 सालों से हाथरस में एक रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस किया जा रहा है और आज भी बाकी है। इसी तरह नामघर एक प्रेयर हाउस है जहां असमीस लोग जमा होकर अपनी अपनी मांगे तलब करते हैं और अपनी मजहबी इबादत करते हैं। हज़ारों साल पुरानी मिट्टी की दस्तकारी और ये दस्तकारी अभी भी मौजूद हैं। उतनी ही पुरानी बांस की दस्तकारी, बेल मेटल और ब्रास की दस्तकारी, सिल्क और कॉटन की दस्तकारी, टॉय और मास्क की दस्तकारी आज भी मौजूद हैं। पोएट्री और टेराकोटा का काम आज भी मौजूद है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग। तो आइए आप देखते हैं माटी की दस्तकारी कैसी होती हैं।
ये हमारे यहाँ का सालों पुराना कल्चर है। ये हर लोग नहीं कर पाते हैं। ये खास मिट्टी से होती है और ये मिट्टी हर जगह नहीं मिलती है। ये जो हमारी आंटी बना रही हैं, ये सेकने का जो चीज़ होता है वो बना रही है। और ये माटी इसी के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है और ये लोग ये बना के अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बेचते भी हैं। और लोग अपनी अपनी हाजत के मुताबिक उनको जाके बनाने भी बोलती हैं, वो ऑर्डर करते हैं वहाँ जाके। और ये जो बना के जला के यहाँ तैयार करके रखे हैं, ये जो बांध के रखे हैं ये बेचने लेके जाएंगे और वो सब जला के पूरे बना के यहाँ तैयार कर दिए हैं। और जलाने से पहले का मंजर कुछ यूं है जो आपके सामने है। और ये है बांस की दस्तकारी। आजकल बहुत ज़्यादा काम आने लगा है। असम के हर घर में ये कारीगर मौजूद हैं। ये काम अपने आबो अजदाद से मिलती है और हर फर्द अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये काम खुद ही करते हैं। और आज अलग अलग चीज़ें तैयार करके कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग अपनी अपनी हाजत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसको हाजी बोलते हैं, ये सब्ज़ी और मिट्टी उठाने का काम करता है। इसको कुला बोलते हैं, ये चावल और धान को अलग करने का काम करता है। और ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो कारीगर बना के बाज़ारों में लेके बेचते हैं और लोग अपनी अपनी हाजत के मुताबिक अपने अपने काम के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ये बांस का चेयर है। ये बिल मेटल से बना हुआ कुछ बर्तन है। ये आसामीज़ घरों में हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी मेरे घर में ये सब बर्तन मौजूद है और ये सब कुछ बर्तन है जो हर आसामीज़ घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अलामत पसंदी आसाम की सबसे उम्दा कल्चर है। गामूसा, होराई, तमुल पान, ये 3 बहुत पुराना और अहम कल्चर है। तमुल पान का मतलब पान और सुपारी। ये हर घर में इज्जत की निगाह से मेहमानों को दिया जाता है और किसी के घर जाते वक्त ये तमुल पान ले लिया जाता है। और ये है होराई। ये एक आसामीज़ ट्रेडिशन है। ये घर की शान और शौकत के लिए अलमारियों में रखा जाता है या फिर डाइनिंग टेबल के बीचों बीच ऊपर गमछा रख के इज्जत के लिए रखा जाता है। और ये है गमूसा। ये आसामीज़ ट्रेडिशन है। इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है और हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ये आसामीज़ घरों में खुद औरतें बनाती हैं। ये अपने ही हाथों से बनाया हुआ मशीन से बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट। जब ब्रिटिश लोग आए थे बहुत सारे हैंडक्राफ्ट उन लोग लेके जाते थे, पर अभी भी आसाम के कुछ क्राफ्ट अभी भी बाकी हैं जो लोग अभी भी उसी से काम करते हैं। और ये गमूसा लोग अपनी इज्जत के लिए हर जगह शान और शौकत के लिए रखते हैं। गमूसा किसी की इज्जत अफजाई करने के लिए उसके गले में कोई दूसरे लोग उसके गले में पहनाते हैं और होराई के ऊपर भी रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गमूसा बिहू डांस में। बिहू डांस में औरतें और लड़के सब अपने सर पे बांधते हैं और इबादत खानों में उसके पिल्लर पे लटकाया जाता है। ये है रेशम, कॉटन और सिल्क मेकिंग। असम में मुख्तलिफ़ किस्मों के रेशम तैयार किया जाता है। स्वालकुची नमी जगह जहाँ अक्सर व बेशतर घरों में ये रेशम बनाई जाती हैं। 3 तरह की रेशम होती है, मुगा सिल्क, पाट सिल्क, एरी सिल्क। और ये सब सिल्क अलग अलग रंगों के होते हैं और इसी तरह सिल्क बनाए जाते हैं। और उन सिल्क से कपड़े कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसी तरह बहुत मुश्किल से बहुत दिन लगता है एक कपड़ा बनाने में।
सबसे पहले धागा को अलग अलग करके एक लाइन से रखते हैं। उसके बाद उन्हीं धागा के ऊपर से लंबा और टेढ़ा करके धागा रखते हैं। उसके बाद उन हाथों से बनाए हुआ मशीन से उस धागे को इधर उधर करके टानते हैं। और ये धोती है, इस मशीन में धोती बनाते हैं। और ये धोती बना के तैयार हो ही गया है और कुछ ही बाकी है। और ये है असल सिल्क बनाने का मशीन। और इस मशीन में बहुत सारे अलग अलग तरफों से रेशम को रखा जाता है। और रेशम रखने के बाद इस मशीन से कपड़े तैयार करते हैं। ये मशीन भी लोग अपने घरों में ही बनाते हैं और ये घर में ही मशीन बना हुआ है। दिखने में ही लग रहा है कितना मुश्किल है कपड़ा बनाना। बहुत ऊपर से इधर से धागा अलग अलग ला के रखते हैं। और उसके बाद एक साइड से धागा निकाल के उस कपड़े की रूप आती है। और ये जो दिख रहा है वाइट, ये कपड़ा बन के निकला है। और अलग अलग रंगों के कपड़ा बनाते हैं। ये सब सिल्क से बना हुआ कपड़े हैं। ये अलग अलग रंगों के सिल्क से बना हुआ कपड़ा और अलग अलग डिज़ाइन भी देते हैं कपड़ों में। और ये कपड़े बहुत कीमती होते हैं। यह है मेखला चादर, ये बना के पहनी भी है, ऐसे पहना जाता है। आसामी रिवायती कपड़े जापी, गमूसा, सूरिया, मेखला चादर, रिहा, टोंगाली, सिल्क वगैरह। हम हिंदुस्तानियों की ज़ुबान और रियासत अलग अलग होने की वजह से हमारे कल्चर भी अलग अलग होती है। हर रियासत के लिए कुछ खास कल्चरल प्रोग्राम होता है। और आसाम का कल्चरल प्रोग्राम जो आसामी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है वो है बिहू। यहाँ 3 तरह की बिहू मशहूर है, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू या काती बिहू, भोगाली बिहू या माघ बिहू। असमीज कैलेंडर के हिसाब से रोंगाली बिहू ये स्प्रिंग आते ही मनाया जाता है। असमीज कैलेंडर के हिसाब से प्रथम महीना में ये 7 दिन मनाया जाता है। काती बिहू या कोंगाली बिहू असमीज कैलेंडर के हिसाब से ये काती बिहू महीना के प्रथम दिन मनाया जाता है। और ये बिहू एग्रीकल्चर की भी रिलेटेड मनाया जाता है। कोंगाली का अर्थ है गरीब और उनके पास ज़्यादा खाना वगैरह नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग विनती करते हैं। और ये बिहू मोमबत्ती, लैंप और दिया वगैरह जला के लोग मनाते हैं। भोगाली बिहू या माघ बिहू, ये बिहू माघ महीना में किया जाता है और ये फसल काटने पर दलालत देती हैं। इस बिहू में हिंदू लोग आग के खुदा को शुक्रिया करते हैं। और इस बिहू के दौरान आसामीस लोग बहुत सारे आइटम के खाना पीठा वगैरह बनाते हैं और अपने दोस्तों अहबाब को दावत देते हैं, जैसे सूंगा पीठा, तिल पीठा, बाहा पीठा, रोटी पीठा वगैरह। इन पीठा के अलावा और भी बहुत सारे पीठा वगैरह तैयार करते हैं, जो पीठा अपने दोस्तों अहबाब घर भी लेके जाते हैं और वहाँ खाते भी हैं। बिहू में लड़के लड़कियां एक साथ डांस करती है और बिहू के दौरान कल्चरल कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है। और बिहू में आसामी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ढोल, पेपा, बाही, गोगोना, ताल, खोल वगैरह। और बिहू में आसामी ट्रेडिशनल गाना ही गाया जाता है, उसके अलावा दूसरे गाना नहीं गाया जाता है, जैसे आप सुन रहे हैं। इन कल्चर्स के अलावा और भी बहुत सारे आसामीज़ कल्चर्स बाकी है, उनको लेके फिर कभी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अब मुझे रुखसत होने के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
आसाम हिंदुस्तान का वो एक वाहिद स्टेट है जो हिंदुस्तान के 6 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा आसाम वो स्टेट है जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। आसाम अपने चाय पत्ती की वजह से सारे दुनिया में मशहूर है। आसाम का चाय दुनिया का सबसे बेहतरीन चाय माना जाता है। इसके अलावा आसाम वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत ही मशहूर है और साथ ही साथ आसामी लोग मनाने वाले एक फेस्टिवल बिहू जो कि आसामियों में बहुत ही मशहूर है। घर में इस तरह का 3 बिहू जो कि बोहाग बिहू, माघ बिहू और रंगाली बिहू मनाते हैं। रियासत आसाम हकीकी तौर पर एक नेचुरल ब्यूटी का मरकज़ है जिसकी खूबसूरती में ब्रह्मपुत्र मज़ीद इजाफा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली द्वीप जो कि आसाम में मौजूद है और ब्रह्मपुत्र नदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिवर होके माना जाता है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 10 किलोमीटर है। रियासत आसाम एग्रीकल्चर में भी बहुत ही मशहूर है। यहाँ का तकरीबन 60% लोग खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं। ठंडी के मौसम में यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाने वाली सब्ज़ी है आलू। इसके अलावा यहाँ साल में तकरीबन 2 मरतबा धान उगाया जाता है और इसके अलावा कई सारे अनाज बोया जाता है। ठीक इसी तरह आसाम कपड़े बुनने में भी बहुत मशहूर है। तकरीबन आसाम के अक्सर देहाती लोग अलग अलग किस्म की मवेशी पालते हैं। उसमें से गाय, बकरी और मेंढा काबिले ज़िक्र है। सरजमीन आसाम में बहुत सारे ट्राइब्स पाया जाता है जिनमें से मशहूर ट्राइब्स मिसिंग, कार्बी, राभा, ताइवा, हाजोंग, फिकल, गारो, आहोम और हुमर है। हम्स लोगों का सबसे मशहूर फेस्टिवल होके फोक डांस और फोक सॉन्ग है और उन लोग अक्सर तौर पर आसाम का कासार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जबकि गारोस लोग हिंदू और क्रिश्चियन मज़हब का मानने वाले होते हैं और उनमें से अक्सर लोग फार्मिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आसाम का कामाख्या मंदिर भी हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर मंदिरों में से शुमार किया जाता है। ये एक शक्ति पीठ है और ये मंदिर अखोरी और तांत्रिकों का और सभी शक्ति पीठों का महापीठ होके माना जाता है। ये आसाम का एक मशहूर मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो कि बरपेटा रोड में वाक़ई है।
अब आइए आपको दिखाते आसाम का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला 10 जगह। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे द कस्टम्स ऑफ कर्नाटका, द कल्चर ऑफ कर्नाटका एंड द वे द पीपल ऑफ कर्नाटका दे वे यूज टू लिव। तो कर्नाटक के बारे में बात करूँगा तो कर्नाटका मीन्स यहाँ आमतौर पर कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ, और उसमें दो तरह का है, यानी दक्षिणी कन्नड़ा अलग है, क्योंकि जिस तरह देखो यानी मंगलूर साइड का यानी अलग अलग तरह का। मलयालम में भी बात करें तो अलग अलग, मलप्पुरम मलयालम अलग होगा, तो कोल्लम अलग मलयालम अलग होगा, लेकिन थोड़ा सिमिलैरिटी होगी, लेकिन थोड़ा बात करने का अंदाज़ अलग होगा, थोड़ा लहजा अलग होगा। हाँ, तो थोड़ा लफ्ज़ भी कभी कभी दोनों अलग अलग यूज़ करेंगे, तो इस तरह। तो लेकिन यहाँ आमतौर पर क्या कन्नड़ा लैंग्वेज और दक्षिण कन्नड़ा ज़्यादा चलता है। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ कन्नड़ा मीन्स अक्सर हिंदू लोगों की मेजोरिटी है, तो हिंदू लोगों में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। अभी जिस तरह देखो नायकरू है, कुरुब्रू है, गंगड़कर गौड्रू है, फिर क्या बोलते हैं उपुल शेट्टी, इस तरह अलग अलग कैटेगरी के मतलब जात के लोग हैं। तो सबसे बारे में दो इंटरेस्टिंग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना है। ये मेरे को कल ही पता चला था, इससे पहले मेरे को कभी नहीं पता था। अचानक मैं अपने अब्बू से बात कर रहा था तो ये बात पता चला। क्या मालूम है कि इसमें एक ज़ात है नायकरू बोल के। हाँ, तो ये लोग को नायकरू इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोमड़ी को हम लोग आमतौर पे देखे होंगे तो जिस दिखता थोड़ा कुत्ते के जैसे, सिमिलैरिटी कुत्ते के जैसे। तो पहले पुराने ज़माने में वो लोग क्या करते थे मालूम, उसको खाते थे, पकड़ते थे, उसको खाते थे, मतलब काट उठ के खाते थे। क्यों, क्या समझ के कुत्ता बोल के खाते थे, इसलिए वो लोग का नाम नायकरू आ गया। मतलब नाय मतलब कुत्ता, यानी मलयालम लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, अक्सर साउथ का लैंग्वेज में नाय मतलब कुत्ता है, इसलिए वो लोग को नायकरू यानी कुत्ते की जात ऐसा बोल के वो लोग को नायकरू नाम देते हैं। और
दूसरी चीज़ है कुर्ब, और एक ज़ात है उसके बारे में ये बता रहा हूँ। वो ज़ात ना अक्सर अभी भी जो मतलब वो जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करते हैं मालूम है, बकरी उकरी चराते हैं, तो अक्सर चरागार लोग रहते हैं वो ज़ात में, तो लोग को क्या दे दिया कुर्ब, मतलब कुर्ब मतलब यानी बकरे को, दुम्बा को बोलते हैं कुर्ब। हाँ, तो उसी नाम से मौसम दे दिया कुर्ब, मतलब बकरी चराने वाले एक ज़ात, ऐसा बोलते हैं। और रही बात यहाँ के बारे में बात करूँ तो यहाँ अलग अलग फेस्टिवल चलता है। सबसे मेन फेस्टिवल जो है दशहरा है हिंदू लोगों का, उगादी है, हाँ, और संक्रांति है, फिर क्या बोलते हैं संक्रांति, फिर अपना संक्रांति, दशहरा, फिर गौरी है। हाँ, गौरी भी बहुत फेमस है फेस्टिवल है। और आम मुसलमान लोग तो ये बकरीद, रमज़ान ये सब मनाते हैं। फिर रही बात, और मुसलमान लोग अक्सर तौर पर मुसलमान लोग, यहाँ के मुसलमान लोग जो है वो क्या करते हैं, तब ये क्या बोलते हैं उर्दू ही बात करते हैं, लेकिन दक्कनी उर्दू यूज़ करते हैं बात करने के लिए। हाँ, और रही बात जब यहाँ के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ के बारे में बता दूँ, जब भी हम लोग यहाँ यानी कर्नाटक के बारे में बात करेंगे तो दो चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर याद रखना चाहिए, एक तो पट्टा कुनीता और एक पूजा कुनीता। एक पूजा कुनीता एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। पट्टा कुनीता इट मीन्स इट्स ए रिलीजियस folk dance. This is very popular in the all over Karnataka, especially in the Mysore region, because I am from Mysore. This is why this is very popular in Mysore itself. And in this, the dancer use the big bamboo sticks with colorful rainbow snow, which is called as patta. This is why they call patta kunita. It means the patta means they use big bamboos with colorful rainbow snows, which called patta. And kunita, it means kunita means dance, and patta kunita means they use this is as a religious one. And especially, and second one is puja kunita. It means puja means the worship. The Hindu people, they worship their god with kunita means dance. With they used to worship their god in the form of dancing. This is not very popular, but this is especially used in Bangalore side, Bangalore region and Mandya region. They use this one, and this kind of, it means they use, the Christian also use this puja kunita. It means they worship their god with the dancings. Okay, and the second and the last one is and the last matter is that when we are going to discuss about the Karnataka or their customs, so two kinds of people they use to their यानी दो तरह के लोग होते हैं, या तो किसान है या तो आमतौर पर। अब मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। यहाँ किसान का आम जिंदगी जो होती है वो क्या है मालूम है, आमतौर पे वो लोग का सबसे दो बिजीएस्ट टाइम क्या है मालूम है, एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम। सुबह का टाइम में, और कोई आमतौर पे 90% से ज़्यादा किसान, जितने भी लोग को मैं देखा हूँ, जितना भी मेरा से तजुर्बा है, मतलब 20 साल का जो तजुर्बा है मेरा, उसके हिसाब से बताऊँ, आमतौर पे कोई भी एक किसान सूरज सुबह में जो निकलता है उसको मिस नहीं करता होगा। मतलब 6 बजे से पहले, सूरज निकलने से पहले वो ज़रूर उठा होगा, और वो सिर्फ नहीं बल्कि पूरे घर वाले उठते हैं। हाँ, और दूसरी बात, और सॉरी उसमें फ़ोन आ गया था किसी का, इसकी वजह से, और मेरे से वीडियो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं अभी सफ़र में हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट सफ़र है, इसलिए मैं उतर के आके ये वीडियो कर रहा हूँ, सो सॉरी। तो दूसरी बात है कि यहाँ का, मैं क्या बता रहा था, हाँ, यहाँ का किसान जो सुबह में उठते हैं, तो मैं उन लोग का सुबह का जो रूटीन है वो बताता हूँ। आमतौर पे किसान को बैल बकरे सब होते ही हैं, और नहीं है तब भी वो सुबह में उठा रहेगा, और जिसको बैल भैंस सब है तो रात में सब पोती ओटी किया और रहेगा अस्तबल में, वो सब पोंछना, वो लोग में फिर दूध निकालना, फिर दूध लेके जाके डेयरी में डालना, फिर ऐसा। और एक बात स्पेशली बताता हूँ, आप लोगों को मालूम है जिस तरह केरला में आमतौर पे हम लोग जब जितना भी हम लोग केरला में रहे, आमतौर पे जो चाय मिलती है इतना बड़ा ग्लास में होता है, तो हम लोग गाँव में बड़ा ग्लास में, जितना भी गाँव में जितने भी इसमें जाओ ना, अक्सर बड़े ग्लास में चाय मिलता है, एकदम प्योर चाय, यानी प्योर दूध का चाय रहता है। बड़े मतलब ये बोलने का है कि बड़े बड़े ग्लास में वो लोग क्या करते हैं, मतलब बोलने का ये है कि बड़े बड़े ग्लास में वो लोग चाय पीते हैं। और दूसरी बात, वो लोग का, अब यहाँ का नाश्ता के बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ का नाश्ता का जो है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है।
मतलब यहाँ आमतौर पे नाश्ते में इडली होता है, डोसा होता है, मसाला डोसा अलग होता है, मसाला डोसा यूज़ अलग होता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, रोटी, ऐसे सब होता है। और यहाँ अक्सर क्या कहते हैं मालूम है, रागी का रोटी, ये सब यूज़ करते हैं। और दोपहर का खाना और रात का खाने में क्या होता है मालूम है, दोपहर में भले से अगर खाना भी खा ले, लेकिन रात में क्या करता है, अक्सर लोग हिट खाना, लेकिन अभी के जो नया ट्रेंड है उसमें हिट यूज़ नहीं करते। लेकिन हिट को क्या है, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा फोकस देते थे। हिट मतलब हाँ, रागी का होता है, उसको गोल होता है, थोड़ा काला टाइप का होता है, चॉकलेटी टाइप में। उसको डायरेक्ट निगलते हैं, खाते नहीं, डायरेक्ट निगलता है, जो कि बहुत हेल्थ के लिए बहुत सेहतमंद है, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और रही बात दूसरी, मैं यहाँ के बारे में बता रहा था, तो और शाम में वही रूटीन, मतलब गाय को लेकर आए तो उसको दूध निकालना, फिर उसको अस्तबल में बंद करना, फिर उसको चारा वेरा देना। यानी सुबह और शाम का ये लोग का बहुत बिजीएस्ट टाइम रहता है, सुबह और शाम। जो नन फार्मर है तो लोग का तो मामूली डेली रूटीन जिस तरह चलता है। और यहाँ का जो मेन अक्सर जो कपड़ा है, ये जो लोग यहाँ यूज़ करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, पैंट और शर्ट है। लेकिन केरला में क्या था, वाइट पैंट और वाइट शर्ट और वाइट लुंगी को यूज़ होता है। सॉरी, यहाँ पैंट शर्ट नहीं, सॉरी लुंगी और शर्ट को यूज़ करते हैं। और लेकिन वहाँ नॉर्थ साइड में सब कैसा ऐसा राउंड लुंगी होता है, वैसा यूज़ नहीं करते थे। यहाँ के लोग ओपन लुंगी, मतलब साइड में जो कटा रहता है वैसे ही लुंगी को यहाँ के लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है कर्नाटक का कस्टम, कल्चर और यहाँ के एक ब्रीफ आप लोगों को एक समरी मिल गया आपको, एक कॉन्सेप्ट समरी। सो आखिर का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला तो आप लोग हम लोगों के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। गुजरात का रहन सहन का अलग ही अंदाज़ है। वहाँ पर कारोबार के साथ साथ खेतीबाड़ी का भी दबदबा है, वो दबदबा भी बरकरार है। वहाँ पर तम्बाकू और रुई के खेती को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। वैसे तो गुजरात हीरो के कारोबार में एक अपना एक अलग ही नुमाया मकाम हासिल किया है। सूरत, गुजरात का शहर सूरत तकरीबन 10 में से 9 हीरो को पॉलिश करता है, जो एक स्टेट के लिए, एक शहर के लिए बहुत ही नुमाया और बहुत ही अच्छा मकाम है। और वहाँ सूरत के जो साहिलें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि गुजरात को हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा समंदर से लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे वहाँ के साहिलों को नापता है। और जो वहाँ की ये जो मशहूर डांस है वो गरबा है, जो तकरीबन दुनिया के तमाम कोनों में जानी जाती है। और वहाँ का जो कपड़ा है वो कुर्ता और धोती है, जो मकबूल तरीन लिबास माना जाता है। और वहाँ के लोग अपनी रोज़ी रोटी तेल और खेती-बाड़ी और बहुत सारे कारोबार से अपने रिस्क को हासिल करते हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो गुजरात एक बहुत ही तारीखी एक शहर है, जहाँ पर लोथल और सन टेम्पल, चंपारण पार्क और सिद्दी सैयद मस्जिद जैसे बहुत सारे तारीखी मकामात हैं, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कई महाराजाओं की यादें छुपी पड़ी हुई है। और वहाँ पर तकरीबन 900 से जायद जैन मंदिरें हैं, जिससे जो गुजरात शहर को एक कल्चरल होने में और उसको एक